हिंदी जेआरएफ मास्टर क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके लिए 3 कहानियों से हमने 60 क्वेश्चंस तैयार किए हैं और ये 3 कहानियां इस प्रकार हैं। एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। ये 3 कहानियां हैं। अगर आपने इन 3 कहानियों को नहीं भी पढ़ा है तो भी अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझ लेंगे तो आपका पूरा कहानी का तैयारी यहीं पर हो जाएगा। और हम किस एग्जाम से रिलेटेड कर रहे हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ और जेटेट का जो अभी एग्जाम होने वाला है। और इसके सिलेबस में टोटल 21 कहानियां हैं। इन 21 कहानियों में आज हम 3 कहानियों को कर रहे हैं। पहली हमारी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है। प्रश्न एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की रचना किसने की, किसके द्वारा हुई इस कहानी की रचना? माधवराव सप्रे। ठीक है। माधवराव सप्रे ने इस कहानी की रचना की थी। फिर एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको बताना है क्या है प्रकाशन वर्ष इसका। इसका प्रकाशन वर्ष है 1901। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चांद, सरस्वती, छत्तीसगढ़ मित्र और हम। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। एक है जमींदार, बुढ़िया, पोती और उपर्युक्त सभी। अगर आपने कहानी पढ़ा है तो आप आसानी से बता देंगे। तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न हमारा है कि पतोहू कितने वर्ष की कन्या को छोड़कर चली गई? आप बताइए। पतोहू 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चली गई। जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए किसका सहारा लिया था? 4 ऑप्शन है, अपने साथियों का, वकील का, पुलिस का, बदमाशों का। तो जमींदार ने झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए वकीलों का सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था? तो वकीलों का। आंसर 2। झोपड़ी के पास विधवा हाथ में क्या लेकर पहुंच गई थी? झोपड़ी के पास विधवा हाथ में क्या लेकर पहुंच गई थी? झोपड़ी झोपड़ी के पास, कहानी का नाम ही एक टोकरी भर मिट्टी, तो वो टोकरी लेकर पहुंच गई थी। इसका 4 का आंसर होगा टोकरी। 8वां। महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। कहानी में यह कथन किसका है? आपको बताना। तो ये कथन है बुढ़िया का। एक बुढ़िया जब वो जाती है उसके पास दोबारा, तो वो कहती है कि ये झोपड़ी तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, पोती ने खाना पीना क्यों छोड़ दिया था? 4 ऑप्शन है, झोपड़ी से निकाले जाने पर, बीमार पड़ने पर, दादी के गुस्सा होने पर या फिर भूख लगने पर। 4 नंबर ऑप्शन है, आपको बताना है। झोपड़ी से निकाले जाने पर। आंसर 1 होगा इसका। जब वो झोपड़ी से निकाल दिए जाते हैं तब उसका पोती खाना पीना छोड़ देती है। बुढ़िया झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी क्यों लेने आई थी? घर बनाने, खाना बनाने, मूर्ति बनाने या फिर चूल्हा बनाने के लिए। ये एग्जाम में पूछा भी है, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है। चूल्हा बनाने के लिए। इसलिए चूल्हा बनाने के लिए। एक टोकरी भर मिट्टी हमसे ना उठाई जाए। यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। कहानी में यह कथन किसका है? ये कौन कहता है कि यह टोकरी हमसे नहीं ना उठाई जाएगी? तो ये कहता है जमींदार। इस बात को थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। जब बुढ़िया उस झोपड़ी के भीतर जाती है और उस टोकरी में मिट्टी भर लेती है
तब वो जमींदार से कहती है कि जरा इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए। तब जमींदार कहता है कि ये टोकरी मुझसे ना उठाई जाएगी। इसका आंसर होगा जमींदार। 12 प्रश्न, कहानी के अंत में किसका हृदय परिवर्तन हो गया था? जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, उसमें किसका हृदय परिवर्तन हो जाता है? एक बुढ़िया, जमींदार, सिपाही और वकील। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा जमींदार। जमींदार का ही हृदय परिवर्तन हो जाता है कहानी के अंत में। और ये प्रश्न अब दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना। अब ठीक है, अब दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की घटनाओं को क्रम से लगाइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए। ठीक, जरा हाथ लगा दीजिए। महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। और चौथे में है कि नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। तो आपको बताना है कि ये जो घटना है चारों, ये किस क्रम से है। तो इसमें अगर आप कहानी को पूरा डिटेल से पढ़ें, तब आप एक बात को समझ जाएंगे। देखिए, इसका आंसर होगा सी। 1, 3, 2 और 4, इसका आंसर सी होगा। सबसे पहली घटना, जब आप कहानी को शुरू करेंगे तो ये पहला ही लाइन में, पहला पैराग्राफ में ये कथन मिल जाएगा आपको। उसके बाद है, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। ठीक, तीसरे नंबर पे होगा कि महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगा दीजिए। उसके बाद वो कहता है कि नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। ये 14 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। कहानी में वर्णित घटनाओं को सही से क्रम में लगाइए। पहली घटना क्या है? कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती। झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। जब से यह झोपड़ी छूटी है, मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। चौथा है कि बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। अब आपको बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से चारों घटनाएं हैं वो क्रम से बतानी है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। देखिए, डी, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले की जो घटना है वो है कि अ, झोपड़ी वो उस पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद की घटना है कि उसका पोती खाना पीना छोड़ देती है। फिर उसके बाद की घटना है, वो कहता है कि यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। और ये सबसे अंतिम पैराग्राफ में से में इसमें बताया गया है, और इसके बाद वो का हृदय परिवर्तन हो जाता है। अब आगे 15 नंबर प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली कहानी किसने कहा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो कहा है गोपाल राय ने। किसने कहा है? गोपाल राय ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। और ये अब आ जाते हैं हम दूसरी कहानी पर। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है ना, वो बहुत छोटी कहानी है। उसे वह 600 शब्दों के का कहानी है। इसमें 15 क्वेश्चन भी बन गया तो बहुत है। इतना ही में आपका आराम से पार हो जाएगा, कोई भी प्रश्न पूछेगा। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी, यहाँ से आरंभ है इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की रचना किसने की?
आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसने इसने की तो राजेंद्र बाला घोष। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की, इसका प्रकाशन बताना है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का, तो आप बताइए। इसका प्रकाशन कब है, तो 1904 में यह कहानी प्रकाशित हुई। 18 नंबर प्रश्न क्या है, राजेंद्र बाला घोष को हिंदी में किस उपनाम से जाना जाता है? बताओ, ये पूछा है, यूजीसी नेट का प्रश्न है ये। ठीक है, नेट में पूछा था कि, आपको बता देते हैं, जो राजेंद्र बाला घोष है ना, वो एक लेखिका है। उनको हिंदी में, हिंदी के क्षेत्र में बंग महिला के नाम से जाना जाता था, और बंगाल के क्षेत्र में उनको प्रवासिनी के नाम से जाना जाता था। समझ गए? बंगाल के क्षेत्र में उनको किस नाम से, तो प्रवासिनी, और हिंदी के क्षेत्र में बंग महिला। आंसर इसका 2 है, बंग महिला। आगे चलते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? बताइए। तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। कहानी में लेखिका किससे संवाद करती है? अब आप बताइए। जनता से, भगवान चंद्रदेव से, लॉर्ड कर्जन से, या खुद से? तो ये भगवान चंद्रदेव से बात करती है, संवाद करती है। और ये कहानी का आरंभ ही कुछ इस तरह का है कि लेखिका जो है वो भगवान चंद्रदेव से अपने देश की बदहाली के बारे में बताती है, कि देश जब अपना गुलाम हो गया था, उस वक्त कैसे, क्या क्या दुर्दशा थी, कितनी बेरोजगारी थी, सड़क का व्यवस्था नहीं था, करप्शन कितना था, उस सब के बारे में बताया गया। 20 नंबर प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किसकी नीतियों का विरोध किया गया है? एक चंद्रदेव, दूसरा भारत सरकार, तीसरा लॉर्ड कर्जन, या फिर धर्म? बताइए। लॉर्ड कर्जन। एक, लॉर्ड कर्जन की नीतियों का विरोध होता है। लॉर्ड कर्जन कौन है? ये अंग्रेजी अफसर है। इसके नीतियों का वायसराय होता है वो उस समय का, उसकी नीतियों का विरोध किया गया है इस कहानी में। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में भारतवासियों को क्या कहकर पुकारा गया है, क्या कहकर संबोधित किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है, गौरांग, गुलाम, अनैतिक और कृष्णांग। तो इस कहानी में भारतवासियों को कृष्णांग, कृष्णांग का मतलब क्या होता है? काला या फिर सांवला। और गोरांग का मतलब क्या होता है? गोरांग का मतलब होता है गोरा। ये हो गया, अंग्रेज के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, और भारतवासियों के लिए ये शब्द कृष्णांग। ठीक, समझ गए? ऑप्शन इसका आंसर 4। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन को किससे सबसे ज्यादा प्रेम है? कमीशन और मिशन से, देश की जनता से, चंद्रमा से, कहानी के लेखिका से? इनसे लॉर्ड कर्जन को सबसे ज्यादा प्रेम है। तो सबसे ज्यादा प्रेम है, इसका होगा आंसर 1। आंसर 1 में है कमीशन और मिशन से उनको सबसे ज्यादा प्रेम था लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, कमीशन और मिशन से। ये है यहाँ पर इसका, कहानी में ऐसे दिया हुआ कि मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे देश के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है।
आएगा ना, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। क्वेश्चन नंबर अब 23, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक अर्थात अमावस्या को तो आपको छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? यहाँ पर 4 प्रश्न है, आपको उत्तर देना है। ये कहा गया है भगवान चंद्रदेव के संदर्भ में। ठीक है कि जब लेखिका चंद्रदेव को आमंत्रित करती है कि भारत में आइए, आप हमारे देश का दुर्दशा को देखिए, तो वो कहती है कि अगर आपको छुट्टी नहीं है तो अमावस्या के दिन, जिस दिन काली अंधेरी रात रहता है, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस दिन तो आपकी छुट्टी रहती होगी। तो उस दिन आप इसको कीजिए, भारत में आइए। ठीक। अगला प्रश्न, पुनीत शांति धाम किसे कहा गया है? बताना है आपको। पुनीत शांति धाम कहा गया है काशी को। किसको कहा गया है? पुनीत शांति धाम तो काशी को कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग तपस्या करने जाते हैं। वहां पर मणिकर्णिका घाट है, जहां से सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस कारण इसको कहा गया है। अगला प्रश्न ये है, इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस जानवर का जिक्र नहीं है? अगर आपने कहानी को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका जवाब दे देंगे। ये 4 जानवर दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि किस जानवर का जिक्र मतलब है। यहाँ पर 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 2, 3, 4 मतलब कि हंस, बैल और कुत्ता। बी 1, 3, 4 हंस, बैल, गज, बैल और कुत्ता। केवल 2, 1, 2 और 4 एक गज, हंस या कुत्ता, या फिर केवल 1, 2, 3। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। अगर आपने कहानी को पढ़ा है तो ये बताया गया है कहानी में ये बताया गया है कि आपके जितने देवता हैं सबके अलग अलग वाहन है, उसमें 4 वाहनों का जिक्र किया गया है कि उसमें कहा गया किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, उसके बाद किसी का चूहा। कुत्ता का जिक्र नहीं है। ठीक है, कुत्ता का जिक्र कहीं कहानी में है ही नहीं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर डी, केवल 1, 2 और 3। अमरावती की तुलना किस शहर से की गई है? अब आप बताइए। अमरावती की तुलना की गई है कलकत्ता से। ऑप्शन 4, मतलब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 में क्या है? कलकत्ता। ले आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन 4 में क्या है? कलकत्ता। अब बताइए, ईडन गार्डन की तुलना किससे की गई है? कहानी में ईडन गार्डन की तुलना की गई है नंदन कानन से। इसका आंसर होगा 2। ईडन गार्डन की तुलना किससे की गई है? नंदन कानन से। आगे, महारानी विक्टोरिया की मूर्ति का दाग छुड़ाने के लिए किसे बुलाया गया था? तो ये भी नेट में पूछा है एक बार ऑप्शन के तौर पे। ये 4 ऑप्शन है, आप बताइए। महारानी विक्टोरिया की मूर्ति में पर जो काला दाग लगा था, उसको छुड़ाने के लिए किसे बुलाया गया था? तो बुलाया गया था प्रोफेसर गज्जर को। किसको? प्रोफेसर गज्जर। इसका आंसर होगा आंसर 3। अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निरदवासिनी, विश्व मोहिनी, व्योम
वासिनी सौदामिनी किसके संदर्भ में कहा गया है? बताइए। ये कहा गया है बिजली के संदर्भ में। ठीक, इसका आंसर होगा 4। किसके संदर्भ में कहा गया है? तो बिजली। 30 नंबर में, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में शशांक, शशधर, ससलांचल उपाधि किसे दी गई है? यह भी नेट का प्रश्न है। तो ये उपाधि दी गई है चंद्रदेव को। ठीक है, चंद्रदेव को ये उपाधि दी जाती है, शशांक, शशधर, ससलांचल की उपाधि दी गई है। ठीक, ऑप्शन इसका आंसर होगा 4। 31 नंबर पे कि टाइपराइटर 2 दिन का काम कितने घंटे में करता है? तो 2 दिन का काम वो करता है 2 घंटे में। ठीक है, 2 दिन का काम कितने घंटे में करता है? ऑप्शन जो 4 इसका आंसर होगा। 2 दिन का काम 2 घंटे में करता है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में कुटिल ग्रह किसे कहा गया है? कौन सा ग्रह? तो कुटिल ग्रह। कुटिल ग्रह कहा गया है राहु को। किसको कहा गया है? राहु। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में फैमिली डॉक्टर किसे कहा गया है? अब आप बताइए। फैमिली डॉक्टर कहा गया है धनवंतरी। किसको कहा गया है? धनवंतरी। आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो ये वहां पर आपको धनवंतरी की मूर्ति मिलेगी। ठीक है, वह धनवंतरी कौन है? तो वो एंशियंट टाइम के पहले ये डॉक्टर माने जाते हैं। ठीक, धनवंतरी। इसका आंसर क्या होगा? आंसर 2। अब तीसरा नंबर पे, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है, यह कथन चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किसके संदर्भ में कही गई है? 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। ऐसा कौन है जो मनुष्य के हाथों का खिलौना होती जा रही है? ऑप्शन ए में दिया है दामिनी, बिजली, भगवान, चंद्रदेव, चित्रगुप्त जी, भारतीय जनता। तो यहाँ पर जो मनुष्य के हाथों में खिलौना होती जा रही है वो है दामिनी। आंसर 1 होगा इसका। दामिनी का मतलब होता है बिजली। 35, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में सेनापति किसे कहा गया? सेनापति, देवताओं का सेनापति कौन था? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो भगवान कार्तिकेय। इसका आंसर होगा आंसर 4। ठीक है, आंसर 4, भगवान कार्तिकेय को सेनापति कहा गया। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस बीमारी का जिक्र है? बताइए। इसमें प्लेग का जिक्र है। किसका जिक्र है? प्लेग। इसका आंसर होगा प्लेग। ऑप्शन 2, प्लेग बीमारी का जिक्र है। चंद्रदेव से 37 नंबर प्रश्न है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में चीफ जस्टिस किसे कहा गया? कौन? चीफ जस्टिस किसे कहा गया है? चीफ जस्टिस कहा गया है चित्रगुप्त को। किसको कहा गया है? चित्रगुप्त को चीफ जस्टिस कहकर पुकारा गया। 37 नंबर प्रश्न, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस शहर का जिक्र नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है।
इसमें दिल्ली का जिक्र नहीं है, इसका आंसर होगा 4 दिल्ली। ठीक है, कलकत्ता का जिक्र है, अमरावती का जिक्र है, बम्बई का है, यहीं से प्रोफेसर गज्जर होता है, लेकिन दिल्ली का जिक्र नहीं है। एग्जाम में आपको इस शब्द पर विशेष करके ध्यान देना है क्वेश्चन प्रश्न में, मेरा भी एक बार गलती हो गया था। 38 नंबर, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किस कॉलेज का जिक्र है? इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र है। ठीक, आंसर इसका होगा 2। आगे, अच्छा अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात भी का भी उत्तर नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं कर स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? यह कथन किससे लिया गया है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से। 40वां नंबर प्रश्न हमारा है कि यदि आप कभी भारत भ्रमण करके यो तो करने को आए तो, माफ कीजिएगा, यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है किस कहानी से लिया गया। तो यह लिया गया है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से। इसका हो गया आंसर 1। अब तीसरी कहानी हमारी कौन सी है कि दुलाई वाली, क्वेश्चन नंबर 41। दुलाई वाली कहानी क्या? क्वेश्चन नंबर 41। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ? ठीक है, दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ ये आपको बताना है। तो दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1907। ठीक है, तो ऑप्शन होगा 2 इसका, 1907 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। 42 नंबर प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी की रचना किसने की? तो दुलाई वाली कहानी की रचना कौन करता है? बंग महिला। ठीक है, बंग महिला किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र बाला घोष का ही उपनाम है। ठीक है, बाला घोष। और इनके संबंध में एक और चीज है कि राजेंद्र बाला घोष कहिए या हिंदी की पहली, इनको हिंदी की पहली छापामार लेखिका कहा जाता है कि पहली छापामार लेखिका। कैसे लेखिका? छापामार लेखिका। ठीक है, राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की पहली छापामार लेखिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? छापामार का मतलब होता है कि छुप कर प्रहार करना। जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर होता है ना, युद्ध में छुप कर दुश्मनों पर प्रहार करना, वैसे ही अपने ये नाम को, इनका नाम तो था राजेंद्र बाला घोष, लेकिन ये बंग महिला के नाम से लिखा करती थी, मतलब अपनी पहचान को छुपा कर। इसलिए इन्हें हिंदी की पहली छापामार लेखिका कहा जाता है। 46 नंबर, दुलाई वाली किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो आपको बताना है कौन सी पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई थी। तो ये हुई थी, ऑप्शन 3 होगा इसका आंसर, सरस्वती पत्रिका। 44 नंबर, दुलाई वाली कहानी में कितने अंक हैं? ये भी यूजीसी नेट में पूछा। इसमें 4 अंक है। कितने अंक है? कुल 4। ये होगा इसका आंसर। 45 नंबर प्रश्न पे है कि दुलाई वाली कहानी का आरंभ किस शहर के नाम के साथ होता है? ये बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके समक्ष।
काशी, कलकत्ता, इलाहाबाद और मथुरा, और आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है, बताना ही पड़ेगा। तो इसमें काशी का जिक्र है, ठीक है ना। काशी शहर से इस कहानी का आरंभ होता है, धुलाई वाली कहानी। ऑप्शन 1। 46 नंबर प्रश्न के साथ हम यहाँ पर हैं। सीता जी का उम्र कितनी है? सीता जी की उम्र कितनी थी? सीता जी कहने का मतलब कि ये उसका साली होती है, वंशीधर का। इसमें बताया गया है कितनी उम्र। आपको बताना है 9 था, 11 था, 12 था, 10 था, क्या था? तो सीता का उम्र था 10 साल। सीता का उम्र कितना बताया गया है कहानी में? 10 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं 47 नंबर प्रश्न पर। वंशीधर के हाथों में क्या था? ऑप्शन 1, एक हाथ में मैली सी तौलिया में लिपटी हुई भीगी धोती। ऑप्शन 2, दूसरे हाथ में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां। ऑप्शन 3, सुंघनी की एक पुड़िया। या फिर ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है। आपने पढ़ा है, तो ये पहला पैराग्राफ ही में ही दिया हुआ है कि वंशीधर वो जब वहां से आता है नहा धोआ कर, तो उसका हाथ में एक हाथ में मैली सी तौलिया होती है। तीनों चारों इसका ऑप्शन सही होगा। उपर्युक्त सभी, ये सभी सत्य हैं, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। देखिए आंसर 4। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 48, दुलाई वाली कहानी में नवागत मनुष्य किसे कहा गया है? यह भी यूजीसी नेट का प्रश्न है कि नवागत मनुष्य किसे कहा गया है। बताइए, बुद्धि दौड़ाइए और बताइए। तो कहा गया है तीन, वंशीधर। किसको? किसको? वंशीधर, धर, वंशी को धर लिया था, वंशीधर। 49 नंबर प्रश्न, तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है, बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। यह कथन दुलाई वाली कहानी में किस पात्र ने कहा? अब आप बताइए कौन सा पात्र इसको कहता है कि तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है? यह है वंशीधर, ऑप्शन 1। कौन कहता है? ये वंशीधर कहता है अपनी पत्नी से कि तुम आज कहती हो हमको तो अभी जाना है, चलो नवल किशोर कलकत्ता से आ रहा है। 50 नंबर प्रश्न पे क्या है कि नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? चार प्रश्न ऑप्शन आपके सामने है, काशी, मथुरा, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद। बताइए। नवल किशोर आ रहे थे कलकत्ता से। कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ता। दुलाई वाली कहानी के संदर्भ में इनमें से सत्य कथन कौन सा है? आपको बताना है कि सत्य कथन कौन है। तो इस संबंध में यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। एक नंबर पे है नवल किशोर कलकत्ता से आ रहे थे, आगे से अपनी नई बहू को, यहाँ को नहीं, यहाँ पे होगा को, एक हो गया है छोटा सा मिस्टेक, को साथ भी ला रहे थे। ठीक है, नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे थे, आगरे से अपनी नई बहू को साथ भी ला रहे थे। हम लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ये दोनों कथन में आपको बताना है कि क्या ये चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सत्य है। दोनों कथन सही, उपर्युक्त दोनों कथन गलत। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये दोनों कथन सही है या ये दोनों कथन गलत है? तो ये दोनों कथन सही है। अगर आपका ये ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन 3 में टिक लगाए हैं तो आपका आंसर एकदम सही है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने कहानी को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है। नवल की तो किशोर कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ता से। ये तो पिछले ही ऑप्शन में हम देखें, आगरे से अपनी नई बहू को साथ ला रहे थे। जब ऑप्शन 1 सही होगा तो दूसरा भी सही होना चाहिए, हम लोग मुगल सराय के साथ ही कलकत्ता, हम लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए उपयुक्त दोनों कथन सही है, यहाँ पर उसका प्रमाण भी दिया हुआ है। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है, यह बात है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं, आगरे से अपनी नई बहू
को साथ ला रहे हैं। वंशीधर की पत्नी को नवल किशोर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? अब आप बताइए, बंशीधर का जो पत्नी है उसको नवल किशोर का कौन सा बात अच्छा नहीं लगा? एक नंबर पे हंसी है उसका, दूसरा नंबर पे चिल्लाना, तीसरा नंबर पे वंशीधर के साथ रहना, और चौथा नंबर पे उसका ससुराल जाना। बताइए। तो उसका हंसना, नवल किशोर का हंसना उसको पसंद नहीं। कहानी में एक जगह आप देखिएगा, पढ़े होंगे कि जब वो एक चौक पे बैठ के पूड़ी खा रही थी, वंशीधर की पत्नी, तो वहां पर नवल किशोर उसका मजाक बना देता है और बहुत जोर जोर से हंसता है। तब से उसको उसका हंसी पसंद नहीं है। 53 नंबर प्रश्न के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं। वंशीधर कहाँ के रहने वाले हैं और ससुराल कहाँ पर है? ये बताइए, वंशीधर कहाँ का रहने वाला है और उसका ससुराल कहाँ पर है? प्रश्न ऑप्शन एक, विकल्प एक में दिया हुआ है इलाहाबाद मथुरा, विकल्प दो इलाहाबाद बनारस, विकल्प तीन कलकत्ता बनारस, विकल्प चार मथुरा आगरा। ठीक है, आंसर दो इलाहाबाद बनारस। देखिए, वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे और बनारस में उनका ससुराल है। ये अंक दो में शायद दिया हुआ है। ठीक है, अंक दो का आरंभ शायद इसी से होता है। 54 नंबर प्रश्न के साथ हम यहाँ पर हैं कि नवल किशोर और वंशीधर में क्या रिश्ता था? नवल किशोर और वंशीधर में क्या रिश्ता था? ममेरे भाई और दोस्ती का, चचेरे भाई और दोस्ती का, ममेरे भाई और दुश्मनी का, चचेरे भाई और दुश्मनी का। ये चार प्रश्न ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है आपके। तो ममेरे भाई और दोस्ती का उनमें संबंध था। ठीक, अब बताइए, गाड़ी वाले ने वंशीधर से कितना किराया मांगा था? गाड़ी वाले ने वंशीधर से कितना किराया मांगा? 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया, 3 रुपया। अब आप बताइए। गाड़ी वाला वंशीधर से 1.5 रुपया मांगता है, 1.5 रुपया किराया, और वो भी उस समय 1904 का बात है भाई, 7 का बात है। बताओ, 1.5 रुपया उस समय आज का 1,500 से भी ज्यादा। इसीलिए वंशीधर मना कर देता है, बोलता है जा, हम तुम्हारे साथ जाएंगे ही नहीं। ठीक है, वंशीधर ये मना कर देता है, बोलता हम जेबे नहीं करेंगे तुम्हारा, जा। वो दूसरा गाड़ी कर लेता है। कहानी में दुलाई वाली किससे कहा गया है? बताइए। तो कहानी में दुलाई वाले किसको कहा गया है? नवल किशोर। किसको कहा गया है? नवल किशोर को दुलाई वाली कहा गया है। नवल किशोर ही दुलाई वाली का रोल करता है, मतलब कि दुलाई वाली का पात्र है इस कहानी में। 57 नंबर पे है कि दुलाई वाली कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? अब आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप सोचिए और बताइए कौन सा कथन असत्य है। इसमें आपको पूरा 1 मिनट का समय दिया जाए। बता देते हैं, इसमें जो ऑप्शन है वो चार गलत है। देखिए, इसमें चार ऑप्शन गलत है। सीता का उम्र कितना था? 10 वर्ष। हम लोग अभी कुछ देर पहले ही ये क्वेश्चन वो करके आए हैं। इसमें कितना दिया हुआ है? 12। ठीक है ना? देखिए, एक में है चार हाथ की धुलाई की बिसाती कितनी? वंशीधर इलाहाबाद में उतरे, वंशीधर देसी धोती पहनना भूल गए, सीता की उम्र कितनी थी? 12 वर्ष। अब आगे 58 नंबर दिख रहा है इतना छोटा, थोड़ा जूम कर देते हैं, चलिए सहूलियत के लिए। अब तो थोड़ा दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा यार। ठीक है, धुलाई वाली कहानी की घटनाओं को क्रम से लगाइए। अब क्रम से आपको घटना लगाना है, कौन सा घटना पहले हुआ, कौन सा घटना बाद में हुआ। तो पहला नंबर
ऑप्शन में दिया हुआ है कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। ये ऑप्शन एक है। दूसरा ऑप्शन में है कि वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा करने आए हैं। ठीक। मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। किसकी शिकायत शुरू हो गई? पेटराम। जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया ना आवे। अब बताइए कि ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से क्रम से लगाना है, पहले कौन सी घटना हुई, बाद में कौन सी। और यहाँ नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो अगर आप कहानी को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप देखिएगा कि जो दशाश्वमेध घाट वाला जो है ना, ये सबसे शुरुआत में ही होता है। ठीक है, पहला नंबर में ही ये होगा। शुरुआत कहानी की यहीं से होती है कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। अगर मान लीजिए कि एक प्रश्न हम आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाते हैं, एग्जाम में अगर इतना बड़ा प्रश्न हो तो एलिमिनेशन मेथड का भी यूज किया जाता है। जैसे कि अगर एक नंबर, ये पहला नंबर पे होगा एक नंबर, तो एक नंबर देखना है पहला नंबर पे कहाँ आ रहा, तो इस पे आ रहा। बी में है वन पहला नंबर पे, और तो कहीं पे है नहीं, इसका मतलब बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो बी में क्या है, क्रम से एक दो तीन चार। तो एक में तो ये हो गया। दूसरी नंबर पे वंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं, ये दूसरे अंक का पहला वाक्य है। फिर मिर्जापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई, ये तीसरे अंक में पढ़िएगा, तीसरा अंक का जब शुरुआत होगा वहीं पे है। और ये चौथा अंक का शुरुआत में होता है कि जानकी, या चौथा अंक के अंत में होता है कि जानकी कह रही थी, अरे तुम जानो क्या, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न क्या है, दुलाई वाली कहानी के पात्र कौन है। अब देखिए यहाँ पर चार पात्र दिए हुए हैं। ठीक, इनमें से आपको बताना है कि पात्र कौन है। नीचे में विकल्प में सिर्फ तीन ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। एग्जाम में, नेट का एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न अभी स्टैंडर्ड हो गया बहुत ज्यादा, ऐसा ही प्रश्न पूछता है, थोड़ा थोड़ा घुमा फिरा के। देखिए इसमें क्या है, ए नंबर पे है, एक नंबर नवल किशोर, वंशीधर, जानकी दई और मखनी फुआ। अगर आप कहानी को ध्यान से पढ़े हैं तो आप एकदम बता पाइएगा कि नवल किशोर, अगर आपने यहाँ तक भी प्रश्न बनाया है तो आपने तो सुन ही लिया होगा कि नवल किशोर वंशीधर। ठीक, उसके बाद जानकी देई कौन होती है, ये वंशीधर की पत्नी का नाम है जानकी देई। मखनी फुआ इस कहानी का पात्र नहीं है। मखनी फुआ किस कहानी का पात्र है, तो लाल पान की बेगम कहानी का पात्र है मखनी फुआ। तो इसमें कौन होगा, एक दो और तीन, यही होगा इसका आंसर, एक दो और तीन। एक दो और तीन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी, केवल एक दो और तीन। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आगे 60 नंबर प्रश्न पे है कि दुलाई वाली कहानी में कौन सा से शहर का जिक्र नहीं है, बताइए। तो इंदौर का जिक्र नहीं है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अब इसी तरह के सेट में डालता जाऊंगा और आप अपना प्रैक्टिस करते जाइएगा। आप पढ़े हैं कहानी, नहीं पढ़े हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस इस इन वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, नहीं होता है तो आंसर को रट भी लीजिए। पूरा एक दो बार देख लीजिएगा तो पूरा कहानी का ही आपका दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ कैसे क्या चीज़ होना चाहिए। मतलब कि हम जो भी दिए हैं क्रम में आपको बहुत
बहुत से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें हम बताने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।